तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो फिर चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में आपके लिए। अधिक पैदावार प्राप्त करने हेतु शिमला मिर्च की फसल में पौध सुरक्षा उपाय। अच्छे पुष्प उत्पादन हेतु गुलाब की फसल में जरूरी कार्य। ठंड के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख पर जानकारी। प्रदेश के जिन किसानों ने अगस्त और सितंबर में शिमला मिर्च की रोपाई की है, उस फसल में इस समय तुड़ाई चल रही होगी और इस फसल में मार्च माह तक तुड़ाई चलेगी। अतः आगे भी अधिक उपज के लिए फसल में लगने वाले कीटों और रोगों के प्रबंधन पर ध्यान रखें, क्योंकि इनका अधिक प्रकोप हो जाने पर उपज तो कम मिलती ही है, साथ ही फल भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसलिए इनके नियंत्रण के लिए आपको कौन कौन से उपाय अपनाने हैं, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ PNR गुप्ता। इस समय यदि आपके खेत में खरपतवार हो तो खरपतवार निकाल दीजिए और कीड़े और बीमारियों की देखभाल करते रहें। मौसम प्रतिकूल जा रहा, बादल छाए हुए हैं और कोहरा भी घना पड़ रहा है। तो शिमला मिर्च में हम देख रहे हैं कि इसमें फल बेधक कीट सूंडी अंदर बैठी हुई है और फल खराब हो रहे हैं। इसके निगरानी बराबर करते रहें। इसके जो प्रौढ़ कीट हैं, नर और मादा, ये शाम को या सुबह आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। ये घूम घूम के पत्तियों पर अंडे देते हैं, जिनसे सूंडी बनती है और फल के अंदर घुस जाती है। तो इसकी निगरानी के लिए नर कीट को फंसाने के लिए फेरोमोन ट्रैप का किसान भाई प्रयोग करें। 1 एकड़ में 8 से 10 फेरोमोन ट्रैप लगाए जाते हैं। इसके बाद इस पर ट्राइकोग्रामा कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं आप। 1 एकड़ में 1 कार्ड पर्याप्त है। 5 स्थानों पर काट करके और पौधे के साथ, तने के साथ इसको बांध दें शाम के समय पे। तो इस अंडे में से ट्राइकोग्रामा जो ततैया है वो निकलती है और इसके जो अंडे हैं बोरर के, इस अंडे में अपना अंडे दे करके इसको नष्ट कर देती है। इसके अतिरिक्त नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। 1 लीटर 1 एकड़ में रिकमेंडेशन है। इसको आवश्यक पानी में मिला करके शाम के समय पे इस्तेमाल करें। थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर मिला लें और स्प्रे करें शाम के समय पे। और दूसरे हमारे पास बायो एजेंट्स हैं NPV, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। इसका भी प्रयोग 250 एली सूंडी समतुल्य अर्क, 250 सूंडियों का ये अर्क होता है, उसको आधा किलो गुड़ और 200 ग्राम डिटर्जेंट पाउडर के साथ मिला करके शाम के समय 4 बजे के आसपास, जब धूप कम हो, उस समय स्प्रे किया जाता है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। लेकिन किसान भाई ये ध्यान रखें कि सूंडियाँ बहुत बड़ी ना हो। तीसरी अवस्था की सूंडियाँ जो होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, इस पर NPV बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। अगर मोटी हो गई, चौथी, 5वीं स्टेज में पहुंच गई, तो ये बढ़िया काम नहीं करेगा। आप क्यूनाल फास मिला करके भी स्प्रे कर दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और एक कीट इसमें और नुकसान करता है, वायरल रोग फैलाता है। सफ़ेद मक्खी होती है, वाइट फ्लाई जिसको कहते हैं, अंडे के समान होती है, पत्तियों पर ऊपर नीचे घूमती रहती है, पत्तियों से रस चूस करके नुकसान करती है। ये खरपतवार
खरपतवारों पर जो वायरल रोग होता है वहाँ से अपने पैरों के साथ, पंखों के साथ वायरल रोग लाती है और घूम घूम के पूरे खेत में पौधों को रोग ग्रसित कर देती है। तो पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, पत्तियां ही भोजन बनाती हैं। अगर पत्तियां सिकुड़ गई, वायरल रोग होगा कोढ़ की तरह से। मिर्च में खास तौर से लगता है, शिमला मिर्च में भी लगता है, मसाले वाली मिर्च में भी लगता है, तो नुकसान होता है। उसमें फिर कीटनाशक किसान भाई डालते हैं। मैं कभी नहीं कहूँगा कि वाइट फ्लाई को नियंत्रित करने के लिए किसान भाई कीटनाशक दें। बढ़िया उपाय है, सस्ता नुस्खा है, येलो ट्रैप का प्रयोग करिए। कुछ नहीं, एक डिब्बा ले लें 8-10 एक एकड़ के लिए और पीले रंग का पेंट लगा दीजिए। घंटे 2 घंटे में पेंट सूख जाएगा। उसके ऊपर चिपचिपा पदार्थ आप लगा दें। अंडी का तेल लगा दीजिए, सफ़ेद ग्रीस लगा दीजिए या वैसलीन लगा दीजिए और खेत में डंडे गाड़ करके 8-10 जगह पे ये डिब्बे औंधे लटका दीजिए। पीला रंग आकर्षित करेगा इस वाइट फ्लाई को, उसमें ट्रैप हो जाएगी और वो घूम घूम के अंडे नहीं देगी, नुकसान नहीं करेगी। 4-5 दिन में ये ग्रीस चिपचिपा पदार्थ सूख जाएगा तो नया उस पर ग्रीस पुनः लगा दीजिए। ये प्रक्रिया चलने दें किसान भाई, व्हाइट फ्लाई नियंत्रित रहेगी तो घूम घूम के वायरल रोग नहीं फैलाएगी। इसमें इस समय झुलसा भी आ रहा है, झुलसा के लिए सावधान रहें। जैसे पत्तियों पर इसके लक्षण दिखाई दें तुरंत तो आप ट्राइकोडर्मा 1 लीटर पानी में 5 ग्राम या सुडोमोनाज 1 लीटर पानी में 5 ग्राम की दर से घोल बना करके किसान भाई शाम के समय स्प्रे कर दें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। या मैंकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या 3 किलोग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करें। फंजीसाइड हैं ये मुख्य इस समय वायरल रोग की बीमारी, झुलसा की बीमारी है और ये बोरर की समस्या है। इसमें ध्यान देंगे, निगरानी रोज़ करते रहें किसान भाई, तो उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा और अधिक उत्पादन होगा, फसल बची रहेगी। जी हाँ, तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। अच्छे पुष्प उत्पादन हेतु गुलाब की फसल में जरूरी कार्य। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है अन्नदाता कार्यक्रम में और अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। गुलाब जिसे फूलों का राजा कहा जाता है, इसकी खेती अपने प्रदेश में बहुत से किसान भाई खुले प्रक्षेत्र में करते हैं और इस फसल से अच्छी क्वालिटी के अधिक फूल प्राप्त करने के लिए इसमें कुछ आवश्यक प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है। तो कौन कौन से हैं ये प्रबंधन, चलिए यही जानते हैं डॉक्टर अनिल कुमार से। किसान भाई गुलाब की खेती खुले वातावरण में मतलब ओपन फील्ड में किए होंगे तो कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है। पहले तो ये कि जब हम गुलाब की खेती करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि पुष्प के डंठल तैयार करना और ये डंठल की जो लंबाई होनी चाहिए वो 30 से 35 सेंटीमीटर एक पुष्प डंठल की लंबाई होनी चाहिए। गुलाब के पौधों में मुख्य शाखा के साथ अन्य शाखाएं और पौधे के निचले भाग पर नए बड़ निकल आते हैं जो मुख्य शाखा की बढ़वार को बाधित करते हैं। इसलिए इन शाखाओं तथा नए बड़ों को सावधानी से काट कर हटा देना चाहिए, तभी गुलाब के मुख्य शाखा की अच्छी बढ़वार होगी। और अगर कोई पत्तियों के कक्षस्थ कली में अगर कोई बड आ जाता है छोटा सा तो उसको भी तोड़ लें और केवल ऊपरी हिस्से पर बड को आने दें, तो इस तरह से आपके 35 से 40 सेंटीमीटर लंबे बड आएंगे। पहला तो ध्यान नहीं देना है। गुलाब के पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए फसल में समुचित सिंचाई का प्रबंधन करना होता है। गुलाब की फसल में भूमि में उपस्थित नमी के आधार पर 10 से 15 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई करना चाहिए। जब फसल में सिंचाई करते हैं तो उसके बाद बहुत से खरपतवार उगाते हैं जो कि गुलाब के पौधों से पोषक तत्व तथा जल के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसलिए इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए 25 से 30 दिनों के अंतराल पर फसल में निराई गुड़ाई करना चाहिए और निराई गुड़ाई के बाद 1 भाग यूरिया, 2 भाग फॉस्फेट और 1 भाग पोटाश को मिलाकर 50 ग्राम प्रति पौधा की दर से भुरकाव कर देने से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। और इस समय
तापमान में काफ़ी वेरिएशन हो रहा है। तो इस वेरिएशन को मद्देनज़र रखते हुए अगर तापमान में बढ़ोतरी हो जा रही है तो उसके हिसाब से आपको इसमें लाही का प्रकोप बहुत तेज़ी से होगा। यदि लाही का प्रकोप बढ़ता है तो फूल की क्वालिटी यानी पुष्प जो है वो खिलेंगे नहीं सही ढंग से, और इसके लिए आपको कन्फीडर या इमिडाक्लोरोपिड 1.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना के पौधों पर समान रूप से छिड़काव करें। हम देखते हैं कि गुलाब के फसल में कुछ गुलाब की डालियां सूखने लगती हैं, तो उसका कारण ये होता है एक डाई बैक रोग होता है वो लगता है। लेकिन ये रोग तब आता है जब हम पुष्प डंठल की कटाई करते हैं। तो करना क्या चाहिए कि जितनी बार आप पुष्प डंठल की कटाई करें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का पेस्ट बना के कटे हुए भाग पर लगा दें, तो ये सूखने की बीमारी से आप बच जाएंगे। अगर आप ये नहीं कर पाए हैं और सूख रहे हैं तो तत्काल जो है 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का व्यवहार आप कर लें, और इसकी वजह से पौधों का सूखना बंद हो जाएगा। देखिए, फूलों की कटाई करते हैं, तोड़ाई नहीं करते, फूलों की कटाई करते हैं, और कटाई करते हैं जब आप पुष्प डंठल तैयार हो जाते हैं, यानी गुलाब के बड जो है वो पूरे खिले नहीं हो, जस्ट खिलने वाले हो, तभी हम इसकी कटाई करते हैं। कटाई करते समय ध्यान ये रखना चाहिए कि जमीन से या जहाँ से वो शाखाएं निकली हैं 5 से 7 सेंटीमीटर छोड़ के ही काटना चाहिए। कोशिश करें कि अगर मार्केट में भेजना है तो शाम के वक्त काटें, और काटते समय एक बकेट से लें, बकेट में पानी रखें और काट के सब उसमें डालते जाएं। उसके बाद जब आपके कुछ पुष्प डंठल कट जाए तो उसको आप छायादार स्थान में ले जाएं और वहाँ पर रबर बैंड या धागे की सहायता से 2 बार 50-50 या 25-25 के संख्या में बंडल बना लें। तो इस तरह से थोड़ा सा अपने गुलाब के कल्टीवेशन में या खेती में थोड़ा सा बदलाव करके और आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं आपके लिए, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ठंड के मौसम में दुधारू पशुओं की देखरेख पर जानकारी। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है, और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के अधिकतर किसान कृषि के साथ साथ गाय और भैंस का पालन करते हैं, लेकिन वो उनसे अधिक दूध उत्पादन तभी ले सकते हैं जब वो इनके आहार और आवास का प्रबंधन मौसम के अनुसार करेंगे। तो इस ठंड के मौसम में दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करनी है, इसके लिए जानकारी के लिए मिलते हैं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर CB सचान से। सर्दियों में पशुओं की देखभाल किस तरह से की जाए जिससे हमारे पशुपालक अधिक से अधिक लाभ ले सकें। जैसा कि सभी जानते हैं कि इस समय वातावरण का तापक्रम काफ़ी नीचे जा रहा है। इससे पशुओं को जो है परेशानी महसूस होती है। ठंड के मौसम में दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन लेने के लिए पशुओं की आवास व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना होगा। यदि आपने ठंड के प्रकोप से गाय और भैंसों को नहीं बचाया तो आपके जानवरों को निमोनिया रोग हो सकता है। इससे आपको उनके इलाज पर अधिक खर्च करना होगा। इसलिए आप मौसम के हिसाब से ही आवास का प्रबंधन करें। सबसे पहले जो उनके कहना चाहिए बाड़े हों वो पूर्व और पश्चिम दिशा को बने हों, जिससे दिन के समय पर्याप्त रोशनी मिल सके, धूप भी मिल सके और पशुशाला हमारी स्वच्छ और साफ सुथरी रहेगी और सूखी रहेगी। खिड़कियां हैं या कहना चाहिए जो जाली लगी होती है 8 फीट 5 फीट तक या 6 फीट तक दीवार बनाई जाती है, और दीवार के बाद फिर जो है करीब 4 फीट जाली लगाई जाती है और फिर दीवार होती है, उसके ऊपर छत रहती। तो जो जाली लगी हुई है उसमें हमें रात्रि के समय पर्दे गिरा देना चाहिए
टाट बोरी जो डालते हैं, जिससे ठंडी हवा के झोंके जो है पशुओं को जो है सर्दी से बचा सकें। फर्श है वो प्रयास ये करें कि उसकी धुलाई करके और उसमें रात्रि के समय विशेष रूप से ये जो करब है बेकार की, जिसका हम चारे के लिए उपयोग नहीं कर रहे, और पुआल है धान का, इसको उनके नीचे थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, जिससे रात्रि में जब बैठेंगे तो सीधे फर्श के संपर्क में उनका शरीर नहीं आएगा और उनको ठंडक कम लगेगी। और इसके बाद सुबह उसका जो मलमूत्र है, गोबर है, उसके साथ उसको झाड़ करके और कंपोस्ट के रूप में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। गड्ढे में डाल देंगे जाकर के, खाद अच्छी तैयार हो जाएगी। दिन के समय हमें ध्यान रखना है, जब अच्छी धूप है तो खुले में सुबह का दुग्ध दोहन करने के बाद करीब 8-9 बजे से जब धूप आ जाती है तो बाहर खुले में बांधना चाहिए। वहाँ पर उनकी चारे और कहना चाहिए पानी की व्यवस्था कर दें। तो ये हमें आवास व्यवस्था में ध्यान रखना है। ठंड के मौसम में गाय और भैंसों की आहार व्यवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। यदि पशुपालक भाई दुधारू पशुओं को आवश्यकता से अधिक या कम चारा दाना खिलाते हैं तो पशुओं का दुग्ध उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है। इसलिए आप अपने गाय और भैंसों को संतुलित मात्रा में ही चारा दाना खिलाएं। आहार व्यवस्था किस तरह की हो, जो दाना मिश्रण हम बनाएं, उसमें सर्दियों में ज्वार बाजरा मक्का का उपयोग कर सकते हैं दाने के रूप में। साथ ही साथ सरसों की खली उसको मिलाया जाए और राहड़ चूनी का उपयोग करें इस समय सर्दियों में तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ नमक भी उनको देना होगा और खनिज मिश्रण। इसके साथ साथ जो है दाना किस हिसाब से दिया जाए, गाय का पालन कर रहे हैं तो 3 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना देने की आवश्यकता है और भैंस के लिए 2.5 लीटर दूध पर 1 किलोग्राम दाना देने की आवश्यकता है। तो गाय के लिए करीब 3 किलोग्राम जो है भूसा गेहूं का और 20-25 किलोग्राम बरसीम का चारा, ये पूरे दिन के लिए पर्याप्त होगा। अगर हमारी गाय 5 लीटर तक दूध दे रही है तो हमें अतिरिक्त दाना देने की आवश्यकता नहीं है, और इसके ऊपर देती है तो फिर जैसा मैंने बताया उस हिसाब से दाना बढ़ा देंगे उत्पादन के लिए। भैंस का पालन कर रहे हैं तो उनके लिए 5 लीटर तक वाली अगर भैंस है तो उसके लिए भी हमें 4 किलोग्राम भूसा और 40 किलोग्राम बरसीम चारा देने की आवश्यकता है, दाना देने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए 10 लीटर दूध दे रही है तब हमें फिर 2.5 लीटर दूध के हिसाब से 1 किलोग्राम दाना देने की आवश्यकता होगी। ये खान पान में उनका ध्यान रखना है। पशुपालक भाइयों, इस समय गाय और भैंसों के शरीर में जू किलनी आदि का भी प्रकोप होता है और यह जानवरों के शरीर से खून चूसते रहते हैं। इसके कारण हमारा पशु कमजोर हो जाता है। तो आप कैसे बचाएं इन जू और किलनियों से अपने पशुओं को, आइए जानते हैं। इस समय बीमारियां बहुत ही कम लगती हैं पर किलनी जू की समस्या होती है। इसके लिए मैलाथियान का जो है उपयोग करना चाहिए। मैलाथियान या क्लीनर या नोटिक्स, कई नाम से जो है ये दवाइयाँ मिल रही हैं। इसकी 2 ml मात्रा 1 लीटर पानी में घोल करके और हमें जब धूप हो तभी लगाएं। मुसीका लगा दें जिससे वो चाट ना सकें और 1 घंटे बाद फिर उनको नहला करके धूप में सुखा करके और फिर हम छायादार स्थान में बांध सकते हैं। इसके साथ साथ अधिक मात्रा में बरसिम खिलाने पर गाय और भैंसों को आफरा रोग हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी तो जानवरों की मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए आप अपने पशुओं को इस समस्या से बचाएं। ज़्यादा बरसीम खाने से अफरा बीमारी भी हो जाती है। इसमें पेट फूलता है, गैसें बन जाती हैं और उससे श्वास लेने में परेशानी होती है।
तो ये समस्या किस तरह से दूर की जाए, इसके लिए हमें ध्यान देना है। शुरू में जब हम चारा में परिवर्तन करते हैं तो बरसीम का चारा एकाएक या एकदम से ज़्यादा मात्रा में न दें, भूसा ज़्यादा दें और बरसीम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो ये समस्या नहीं आएगी। फरा को दूर करने के लिए एक ब्लॉट मिक्सचर बना सकते हैं। इसके लिए 250 से 300 मिलीलीटर मीठा तेल और 100 से 150 ml तारपीन का तेल, ये दोनों मिला करके और हमें उनको पिलाना है। इससे गैसें बनना कम हो जाएगा, साथ ही साथ गोबर करेगा, पतला गोबर, और ठीक हो जाता। तो ये थोड़ी सी सावधानियां हैं जिनको हमारे पशुपालक करके उनसे अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से 1 या 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है कानपुर देहात के कुबेरलाल कुशवाहा ने। आपने मुर्गियों में चिकन पॉक्स रोग के प्रबंधन पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। एक ऐसा रोग है खासतौर से कुक्कुटों में जो कि इसी मौसम में होता है, और इस मौसम में यदि हम रोगों से बचाव कर लें तो हम काफ़ी आर्थिक लाभ ले सकते हैं और जो हमारा दवाइयों पे और बचाव में खर्चा हो रहा है वो हम बचा सकते हैं। उसमें से एक प्रमुख रोग है फाउल पॉक्स। तो ये जो है चेचक रोग जिसको कहते हैं कुक्कुटों में, और इसको कई बार चिकन पॉक्स भी कहते हैं। ये एक बहुत ही घातक बीमारी है जो कि विषाणुओं से होती है। तो ये जो रोग है ये वैसे तो कम आयु वाले कुक्कुटों में होता है, अत्यधिक होता है, लेकिन ये बड़े वयस्कों में भी हो सकता है। अब आती है बात कि ये कितने रूपों में होता है। तो ये इसके कई 3 रूप हैं। एक होता है चर्म रूप जिसको हम कहते हैं कुटेनियस फॉर्म, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। दूसरी है डिप्थेरिक फॉर्म। तो जो डिप्थेरिक फॉर्म है ये नाक और ये सांस के उसमें गले में पाई जाती है। तीसरी है नेत्र या मुख वाली फॉर्म जिसमें खासतौर से नाक भी इन्वॉल्व होती है। तो 3 फॉर्म पाई जाती हैं। तो पहली जो फॉर्म हम बात करें लक्षणों की, तो पहली जो फॉर्म है वो है चर्म रोग की फॉर्म। ये सबसे ज्यादा पाई जाती है और खास तौर से जिसको हम कहते हैं ना कि चेचक हो गई, तो हम भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा त्वचा में होगी ये। तो जो त्वचा वाली जो फॉर्म है इसमें क्या होता है, जो रूप है इसमें सबसे पहले हल्के हल्के से कहीं कहीं खासतौर से जो दाने निकल जाते हैं जो कि चेहरे पे भी हो सकते हैं और गुदा के पास हो जाते हैं, पेट में हो सकते हैं। तो जो दाने हैं, ये जो दाने हैं हल्के पहले धब्बे जैसे होते हैं, बहुत हल्के से लाल रंग के धब्बे जैसे उभरेंगे। तो जब ये धब्बे उभरेंगे तो उसके बाद जो धब्बे हैं ये थोड़े से दाना का रूप लेने लगते हैं। तब उसमें जो है खासतौर जब दाने लेने लगते हैं तब उसमें हल्का सा ज्वर आने लगता है। जब ज्वर आने लगता है तो क्या होगा, उसको कुक्कुट को दिक्कत होगी, मुर्गियों को दिक्कत होगी, तो आहार खाना छोड़ देंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, जब दाने जैसे उभरे तो उन्होंने आहार खाना छोड़ दिया तो वो झुंड से अलग हो जाएंगी, एक अलग फ्लॉक सी बना लेती हैं, सुस्त रहेंगी, आहार कम कर देंगी। उसके बाद ये जो दाने हैं ये आपस में मिलने लगते हैं और कई बार ये दाने से भी पहले, कई बार मिलने से भी पहले, कई बार इसमें फफोले से भी पड़ने लगते हैं। तो किसी किसी जगह ये फफोले पड़ने लगेंगे। तो ये फफोले जब पड़ते हैं तो कई बार इसके फटने का भी डर रहता है, नहीं तो ये जो फफोले हैं ये मिल करके एक मस्सा जैसा बना देंगे। तो कई सारे मस्से उभरे उभरे से दिखाई देते हैं। बड़ी वयस्कों में है तो बिल्कुल अंडा देना बंद कर देती हैं मुर्गियां। अब तक तो थोड़ा बहुत जो दे रही थी अब बिल्कुल बंद कर देंगी और आहार बिल्कुल छोड़ देती हैं, बिल्कुल सुस्त हो जाती हैं। कई बार तो ये गिर भी पड़ती हैं, बिल्कुल एक तरफ हो जाएंगी। अब क्या होता है, कई बार इस समय भी हमने इसकी रोकथाम नहीं करी, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा, तो इसमें मवाद पड़ने लगता है, पस आने लगता है। तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि और यहाँ से रोग भी फैलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि मवाद है, एक से छूत का रोग है, घातक रोग है, तो एक मुर्गी से दूसरी मुर्गी में फैलता भी है, तो तेज ज्वर भी होता है। अब इसके बाद कई बार ये यदि हम ध्यान नहीं देते या नहीं देते तो कई बार ये अगले रूप में भी बदल जाता है, जैसे कि सूखने लगता है कई बार, और ये जो पपड़ी खुरंट जैसा बनने लगता है। कि ये जो पपड़ी है या ये जो खुरंट है ये ही रोग फैलाने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें दूसरे की डिप्थेरिक फॉर्म जिसको कहते हैं, इसमें गले में, मुंह में वही दाने हो जाते हैं लाल लाल रंग के। कई बार
छाले पड़ जाते हैं और जो है आहार छाले और मुंह की वजह से बिल्कुल आहार बंद कर देता है। और इसमें क्या होता है कि आहार बंद करने के कारण बिल्कुल भार में कमी हो जाती है, बिल्कुल इसमें मृत्यु तक हो सकती है, जो कि 50% तक मृत्यु दर पहुंच सकती है। तीसरा जो फॉर्म है वो आता है जो नेजल फॉर्म या गले के ऊपर, आंख में खास तौर से। तो नेत्र वाला जो है उसमें क्या होता है, आंख में वही दाने और वो समझ आता है और आंख में बिल्कुल मवाद सा हो जाता है, गंदा पानी गिरने लगता है, गंदा गंदा स्राव होने लगता है, साथ साथ जो मुर्गियां हैं वो अंधी तक हो जाती हैं। अब हमें ध्यान क्या रखना है कि अब इसका बचाव या हम इसका उपचार कैसे करें। तो सबसे पहले तो इसका जो है 6 से 8 सप्ताह में इसका एक टीका लगवा दें। और ये टीका जो है यदि हम लगाने के बाद वो हमेशा उसमें रोग से लड़ने की क्षमता रहती है, तो जिससे मुर्गियां हमेशा बची रहेंगी, तो जिससे ये रोग आगे नहीं फैलेगा। अब आती है, जैसे मैंने बताया, बहुत छूत का रोग है और कैसे बचाएं। यदि ये फैल रहा है तो बिल्कुल अलग कर दें उन चूज़ों को और उन मुर्गियों को स्वस्थ उनसे, और साथ साथ वहाँ चूना डालें, साफ सफाई का ध्यान रखें और नमी ना होने दें। जैसे मैंने बताया जाड़ों में ये रोग फैलता है, मौसम भी जाड़े का है, तो ऐसे में जिन्होंने मुर्गी पाल रखी है तो सफाइयों का, ठंड से बचाव का विशेष ध्यान रखें। कोशिश ये करें कि वही बात की उम्र जो है उसका ध्यान रखें कि एक एज ग्रुप की एक जो छोटे चूजे हैं उनको एक साथ, उससे जो बड़ी उम्र के हैं उनको एक साथ अलग अलग रखें। और साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखें, साफ ताज़ा पानी दें और जो आहार है उसको भी इन्फेक्शन एक उसमें ना फैले, इसलिए आहार भी ध्यान रखें कि जो उचित मात्रा में साफ सुथरा हो, नमी युक्त ना हो, फंगस युक्त ना हो, ताज़ा आहार दें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए बेहद उपयोगी रहा होगा। किसान भाई और अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो चलिए हमारा पता फटाफट नोट कर लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लीजिए, annadatta.up@etv.co.in। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और चलिए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। फल और सब्जियों के प्रसंस्करण पर जानकारी, घर के आसपास और छतों पर सब्जी और फलों का उत्पादन। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।